लोग जल्दी से और लोग आ जाइए, तब तक मैं पीडीएफ ऐड कर लेता हूं। जल्दी से फटाफट और लोग आ जाएं, इसके बाद मैं पीडीएफ ऐड कर लेता हूं। चलिए जल्दी से आ जाइए और लोग। हाँ विनय, कल का पीडीएफ नहीं, क्योंकि कल पीडीएफ से नहीं पढ़ाया गया था, उसमें आंसर टिक करना है, वो करके मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, हाँ आज आ गया पीडीएफ। जो इशू था पीडीएफ अपलोडिंग का वो ठीक हो गया है। ठीक है, जल्दी से आ जाइए और लोग फटाफट। हाँ मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ सब जो मैंने बताया था कि कहाँ पे आपको मिलेगा, है ना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। आज किस किस टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और देखिए, हम लोग अगर दो दो चैप्टर कवर नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा दिन लग जाएगा। और ऐसा नहीं है, देखिए दिल्ली का सुल्तान आज हम लोग डिस्कस करेंगे, तो अगले क्लास में भी ये मिलेगा। ठीक है, अगले क्लास में भी ये टॉपिक हम लोगों को मिलेगा। कुछ ज्यादा नहीं नहीं नहीं, ज्यादा नहीं हो रहा है, कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत दिन फिर लग जाएंगे अगर एक आध चैप्टर हम लोग कवर करेंगे तो। ठीक है, और ऐसा नहीं है, सारा चीज मैं कवर करवाऊंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, करवाऊंगा सीमा, सारा कुछ होगा। पहले हिस्ट्री हम लोग कर लेते हैं, इसके बाद ज्योग्राफी भी हम लोग करेंगे। हाँ जी सिद्धांत, प्रणाम। गुड आफ्टरनून, आ गए सभी लोग, स्टार्ट किया जाए। हाँ हाँ, कूलर जी आ गए हैं, और लोग अभी आ रहे हैं, जल्दी से फटाफट कीजिए आप लोग, जल्दी से। टोटल जो है आज 31 क्वेश्चन है, 31 प्रश्न है, 2 चैप्टर से, दिल्ली के सुल्तान और मुगल साम्राज्य। ठीक है, तो ऐसा नहीं समझिएगा कि बस इतना जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस टॉपिक से इतने ही प्रश्न होंगे, अभी और भी आएंगे। जैसे 8 क्लास भी पढ़ेंगे, 9 क्लास, 10, 11, 12 सारा कुछ कवर करेंगे। ठीक है, जैसे और एनसीईआरटी खत्म होगा, रामशरण शर्मा का जो बुक है एंशिएंट हिस्ट्री वो खत्म करेंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग खत्म करेंगे, बिपिन चंद्र का, स्पेक्ट्रम का, ऐसे करके कवर करेंगे हम लोग। तो अभी सभी लोग आ ही रहे हैं, जल्दी से आ जाइए, जल्दी से जल्दी से। अच्छा अच्छा, हार्ड लेसन था। चलिए तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप 66वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्लस पे आ जाइए, कुछ पैसे लगाइए और आ जाइए, वहां पे बहुत ही बेहतर तैयारी कराई जा रही है, प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी कराई जाएगी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप कम से कम 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए, जिनको भी लेना होगा 1 ईयर का लीजिएगा, या फिर 2 ईयर का लीजिएगा, 1000 रुपये और ज्यादा लग जाता है, 2 साल का आपका हो जाता है। तो हमारा रेफरल कोड है अभिमन्यु, अगर इस कोड का इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और अनअकैडमी में मुझे भी कुछ क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, कि मेरे कोड से स्टूडेंट आ रहे हैं, मैं कुछ ठीक ठाक शायद पढ़ा रहा हूँ। ठीक है,
तो ये है टॉप एजुकेटर जो लगातार पूरे दिन आपको क्लास दे रहे हैं और पूरे दिन क्लास चलता है, रात 11-12 बजे तक जो है क्लास चलता है। ठीक है, और ये हमारे कुछ बैच कोर्सेस हैं जो चल रहे हैं। बैच कोर्स में कई सारे टीचर मिल करके, जैसे जीएस पेपर 1 है मेंस का, तो उसमें कई टीचर मिल करके सब लेसन खत्म करते हैं। तो ये बैच कोर्स इतना चल रहा है हमारा। तो शुरू करते हैं। अच्छा, देख लूंगा। पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत ने तुर्की शासन का शासन काल कब से कब तक रहा? दिल्ली सल्तनत के तुर्की शासक का शासन काल कब से कब तक रहा? अच्छे से समझते चलिएगा आप लोग, और अच्छे से हम लोग डिस्कस भी करते चलेंगे। चलिए, पोल दे रहा हूं आप लोगों को, आंसर कीजिएगा। और देखिए, इसमें एरर की कोई संभावना नहीं होती है, शायद ही कभी एरर आ जाए, और नहीं तो एनसीईआरटी में एरर होता ही नहीं है। और जो भी लोग आ गए बिल्कुल अंतिम तक आप लोग रहिएगा और अच्छे से ध्यानपूर्वक आंसर कीजिएगा, ठीक है? चलिए, हो गया। 3 और 4 लेसन है क्लास 7 का। देखिए, इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1206 से 1290। गुड आफ्टरनून जो भी लोग आ रहे हैं सबको गुड आफ्टरनून, वेलकम। तुर्की शासन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तुर्की शासक का शासन काल कब से कब तक रहा है, तो 1206 से 1290 तक रहा है। अगर खिलजी पूछा जाए तो खिलजी वंश का अगर पूछा जाए तो 1290 से 1320 तक रहा है। बिल्कुल, सबसे कम समय तक खिलजी का रहा है। इसके बाद अगर तुगलक पूछा जाए, तो तुगलक वंश जो है वो 1320 से 1414 तक रहा है। इसके बाद सैयद अगर पूछा जाए, सैयद वंश, तो ये 1414 से 1451 तक रहा है। तो ये डेट याद रखने हैं, काफी महत्वपूर्ण है। गौतम, वेलकम। चलिए, इसके बाद है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था? क्वेश्चन नंबर 2 का पोल दिया जा रहा है, आंसर कीजिए। कोई बात नहीं नेहा, जितना सही होगा उतना ही कीजिए। अगर पढ़कर जो भी लोग नहीं आए हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिए आप लोग कि लेसन को पढ़ करके आए। इससे डबल ट्रिपल फायदा होता है। एक तो आपका एनसीईआरटी कंप्लीट हो रहा है, यानी कि सिर्फ बीपीएससी ही नहीं, यूपीएससी भी आपका कंप्लीट हो रहा है। दूसरा, आपको यहाँ पे एमसीक्यूज मिल जा रहा है, तो डबल ट्रिपल फायदा हो जा रहा है। और आप यहाँ पे एमसीक्यू लगाते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपको आंसर करने में, मैं खुद समझ सकता हूं। नहीं शो कर रहा है, जिनको भी प्रॉब्लम आ रहा है एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, स्कोर भी देख लीजिए, दिखाई देता हूं। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, रक्षक सैनिकों के टुकड़ियों के रहने के लिए बने मजबूत किले बंद शहर। ठीक है, गैरिसन शहर किले बंद बसाव होते थे जहां सैनिक रहते थे। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने अपना सैन्य अभियान मालवा के मांडू से लेकर देवगिरी द्वारा समुद्र तथा मदुरई एवं जाउर जैसे सुदूर दक्षिण भारत के राज्यों तक को विजित किया? अच्छे से पढ़िएगा। दिल्ली सल्तनत, देखिए चैप्टर मैंने बताया था, आप लोग अंतिम तक रुकते नहीं है, ठीक है, आते हैं और निकल जाते हैं। तो मैंने चैप्टर बताया था और मैं व्हाट्सएप पे भी नहीं बताऊंगा अब, क्योंकि मैं क्लास में ही बता देता हूं। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने अपना सैन्य अभियान मालवा के मांडू से लेकर देवगिरी द्वारा समुद्र तथा मदुरई एवं जाउर जैसे सुदूर दक्षिण भारत के राज्यों तक
विजिट किया था? क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, यहाँ पे एक अ कट गया है ना? ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। मणिकांत वेलकम, पंकज वेलकम। बिल्कुल अंतिम तक बने रहिए आप लोग। अच्छा अच्छा, देखिए इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी मान लिया कि इन क्षेत्रों को, मान लिया नहीं, इन क्षेत्रों को जीता था। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं आएगा गौतम। देखिए अलाउद्दीन जिन क्षेत्रों को जीत लिया था उन क्षेत्रों पे उसने अधिकार नहीं किया था, उसने उस क्षेत्रों के ऊपर सिर्फ वार्षिक कर लगा दिया था। ठीक है, वार्षिक कर लगा दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, मक्का की ओर की दिशा को क्या कहते हैं? कोई बात नहीं फराइलियास। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। %71 आंसर कर रहे हैं। देखिए एनसीईआरटी में आप लोग जितना आंसर करते हैं किसी में भी नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें आप लोग पढ़ कर के आते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। 3-4 का है नया प्रवीण। ठीक है गौतम, पहले मैं चैप्टर देख लूंगा, जो बड़ा रहेगा उसको देख लिया जाएगा उसको। ठीक है, शाम में देखिए क्लास नहीं लगा है, और ये क्लास भी नहीं लगाया गया था। अभी 1 घंटे पहले क्लास लगा है, नहीं लग रहा था क्लास, एरर आ रहा था वेबसाइट में। तो अनअकैडमी टीम ने कैसे कैसे कोशिश करके ये क्लास लगाया। मैंने बोला कोई क्लास लगे या ना लगे, एनसीईआरटी का आप लगा दीजिए कैसे भी करके। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन सी, किबला। ठीक है, किबला इसको बोलते हैं। देखिए लिबान किसको बोला जाता है? मस्जिद के जो खंबे होते हैं, मस्जिद के खंभों को, ठीक है, मस्जिद के खंभों को ये कहा जाता है। नमाज के दौरान मक्का की तरफ मुंह करके लोग खड़ा होते हैं, मक्का की ओर की दिशा को कहा जाता है किबला। और एक चीज और याद रखिएगा कि मस्जिद के किबला के आखिरी आखिरी जो सिरा होता है उसको कहा जाता है मंसूरा। आखिरी सिरे को मंसूरा कहा जाता है। और ये सहन क्या होता है? मस्जिद के आंगन, मस्जिद के आंगन, है ना, मस्जिद के आंगन को सहन कहा जाता है। नहीं 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 होगा, आपने पढ़ा नहीं होगा अच्छे से। ठीक है, लास्ट में हम लोग बात कर लेंगे। निभा जी, अभिलाषा कुमारी वेलकम। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बंदगां शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? काफी महत्वपूर्ण है ये सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, वैभव जी वेलकम, नेहा राजपूत वेलकम। 81%, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पढ़कर आंसर करने में बहुत ही मजा आता है, इसीलिए बोलता हूं पढ़ कर आइए, आंसर कीजिए, बीपीएससी 100% निकलेगा। जो मैं बोलता हूं बस उसको कीजिए, 100% निकलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, गुलाम। ठीक है, गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है, ये फारसी भाषा है बंदगा।
गुलामों को कहा जाता है और इनको सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। गुलामों को खरीदा जाता था, ठीक है, खरीदा जाता था इनको सैनिक सेवा के लिए। और एक चीज और याद रखिएगा कि राजनीतिक पद में भी इनका भागीदारी होता था। और उस समय का जो विद्वान थे, उस समय के जो विद्वान थे, उन विद्वानों का मानना है कि सुल्तानों के लिए योग्य और अनुभवी गुलाम बेटों से भी बढ़कर होते थे। सुल्तानों के लिए अगर अच्छा गुलाम है, योग्य गुलाम है, तो अपने बेटे से भी बढ़कर वो होता था। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मैं कमेंट नहीं देख रहा हूं, आप लोग कमेंट में कुछ मत बोला कीजिए, ठीक है। कमेंट देखूंगा मैं, यहाँ पे फिर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। प्लीज जो भी बातें होंगी 5 मिनट समय दूंगा, अंतिम में आप बात कर लीजिएगा मुझसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए आप लोग पढ़ कर आए फिर भी गलत कर रहे हैं। नहीं फंसे गौतम? अच्छा, फंसाने के लिए ही ऐसा क्वेश्चन दिया जा रहा है। बहुत लोग तो फंस गए, 29% ही सही आंसर आ रहा है ना। देख लीजिए स्कोर। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। भिन्न भिन्न आकार वाले इलाके इक्ता कहलाते थे। अलग अलग आकार वाले जो क्षेत्र होते थे, इलाके होते थे, उसको इक्ता कहा जाता था। और इन इलाकों को, इक्ताओं को संभालने वाले अधिकारी अमीर कहलाते थे। ये गलत है। ये अधिकारी क्या कहलाते थे? इक्तेदार कहलाते थे। इक्तेदार कहलाते थे ये, ठीक है। या मुक्ति भी कहा जाता था इनको। इक्तेदार या मुक्ति भी इनको कहा जाता था। इसके बाद है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनवाया था। वह किस जगह पर था? सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनवाया था, वह किस जगह पर था? क्वेश्चन नंबर 7। और आप लोग ये फील कर रहे होंगे कि एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के अलावा कहीं से भी नहीं है। क्या हुआ फरहा इलियास? देखिए ज्यादा बातें ये सब मत कीजिए, नहीं तो मैं तुरंत ब्लॉक करूंगा, ठीक है। शाम को क्लास ही नहीं लगा है, अगर लगेगा क्लास तभी होगा। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है उसी कारण से। हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली। सेरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनवाया था और ये दिल्ली में था। काजोल अग्रवाल, ब्लॉक कर दूंगा काजोल, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे? क्वेश्चन नंबर 8। डिस्टर्ब मत कीजिए, ना मुझे डिस्टर्ब कीजिए ना स्टूडेंट को डिस्टर्ब कीजिए।
चलिए, हो गया। देखिए, इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी, खराज। ठीक है, खराज ये कृषि पर लगने वाला कर था। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है और कंफ्यूज कर जाते हैं लोग। कृषि पर लगने वाले कर को खराज कहा जाता था। और एक यहाँ पे है खुम्स। खुम्स क्या होता था? खुम्स को मैं दूसरे कलर से लिखता हूं, है ना। खुम्स क्या होता था कि लूट का धन होता था। लूट का धन खुम्स होता था। और ये सैनिकों एवं राजकोषों के बीच बांटा जाता था। राजकोषों के बीच बांटा जाता था। ठीक है, बांटा जाता था। जकात क्या होता था? देखिए, जकात की अगर बात करें तो मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर, लिख देता हूं, मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर होता था ये। ठीक है, धार्मिक कर, इसको जकात कहा जाता था। लेकिन याद रखिएगा, गरीब मुसलमानों से नहीं लिया जाएगा। जो संपन्न मुसलमान है, धनी है, उन्हीं से लिया जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके बाद पोल देता हूं आप लोगों को। चलिए, आंसर कीजिए। अच्छा अच्छा, ये क्या होगा? ये क्या हो गया? गलती से, चलिए, गलती से ये टाइपिंग गलत हो गया है। एक ही ऑप्शन 2 बार टाइप हो गया है ना। बुक नहीं है तो मेरे ऐप में जाइए, IAS PSC सॉल्यूशन में, और वहां से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए IAS PSC सॉल्यूशन। आपको प्ले स्टोर में लिखना है, इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पे बुक अपलोड कर दिया गया है, 6-7 दोनों का, 8-9 का भी अपलोड कर दिया जाएगा, 12 तक सारा कुछ। PDF भी यहाँ पे स्पेशल क्लास का मिलेगा और बुक भी मिलेगा। ठीक है, आज का PDF सब रात को या शाम तक अपलोड कर दिया जाएगा। देखिए, एक ही है, तो यानी कि ये दोनों सही है। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ठीक होगा। देखिए, आपको बता दूं कि मोहम्मद तुगलक अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने टोकन मुद्राएं इसने चलवाई थी। ठीक है, और मोहम्मद तुगलक अपने सैनिकों को एनसीईआरटी का 6 to 12 में पढ़ा रहा हूं। अगर बुक नहीं खरीदना है तो छोड़ दीजिए, आप PDF से पढ़ लीजिए। दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण की नीति को किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया? क्वेश्चन नंबर 10। सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, बस कुछ दिन इंतजार कीजिए, धीरे धीरे सारा कुछ होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में PDF अपलोड किया गया है। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम लोग बात करें तो सुधारों में, आर्थिक सुधारों में सबसे प्रमुख सुधार था बाजार नियंत्रण नीति। ठीक है, बाजार नियंत्रण नीति। और इसका उल्लेख कहां मिलता है हम लोगों को? बर्नी की पुस्तक में। बर्नी की पुस्तक है, क्या नाम है बर्नी की पुस्तक की? तारीखे फिरोज शाही। तारीखे फिरोज शाही। ठीक है, तारीखे फिरोज शाही, इसमें बर्नी ने इसका वर्णन भी किया है।
हाँ, आज डलाएगा, कुछ और भी पीडीएफ अपलोड किया जाएगा। सर्वर थोड़ा सा स्लो चल रहा था, इस कारण से नहीं भी हुआ है और कुछ, तो आज होगा। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, अच्छे से आंसर कीजिए। मुझे लगता है क्यों लोग आते हैं, जब उनको एक दो प्रश्न करके ही जाना होता है। एक दो प्रश्न से क्या बीपीएससी निकल जाएगा? देखिए, पोल तो दे ही रहा हूं, इंटरनेट वीक होगा, आप लोग एक बार रिफ्रेश कीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे, ये बिल्कुल ठीक है। सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण इसी के समय में हुआ था, ठीक है, जिस कारण से अलाउद्दीन को एक विशाल सेना रखनी पड़ी थी। अलाउद्दीन ने विशाल सेना इसीलिए रखा था क्योंकि मंगोलों ने सबसे ज्यादा आक्रमण इसी के समय में किया। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता की जगह नगद वेतन देना तय किया था, यह भी बिल्कुल ठीक है। रुद्रमा देवी किस वंश की शासिका थी? क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, वो सब कुछ, सारा काजल सब मैं धीरे धीरे पीडीएफ ऐप में ही अपलोड कर दूंगा। अच्छा अच्छा, दो फिर से यहाँ पे हो गया है, एक ही ऑप्शन। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, लेकिन ये दोनों में से कोई नहीं है। चलिए, अब दो ही में आपको आंसर करना है, ठीक है। ये दोनों में से कोई आंसर नहीं है, हिंट दे दिया, 50-50 में हो गया, केबीसी जैसा। गंगाधर ही शक्तिमान है ना सिद्धांत? अच्छा अच्छा। हाँ, आज बात हुआ था अनअकैडमी टीम से, और उन्होंने ही, ये क्लास भी नहीं लग रहा था, ठीक है, ये क्लास भी नहीं लग रहा था, उन्होंने कैसे कैसे कोशिश करके ये क्लास लगाया है। तो वो लोग बोल रहे थे कि कुछ प्रॉब्लम चल रहा है वेबसाइट में भी, उसको वो ठीक कर रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है काकतीय वंश, ठीक है। रुद्रमा देवी आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल, आंध्र प्रदेश, आधुनिक जो हमारा आंध्र प्रदेश है, वारंगल क्षेत्र की, वारंगल क्षेत्र की काकतीय वंश की शासिका थी। हम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और देखिए, रुद्रमा देवी ने ही अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने आप को पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था, रुद्रमा देवी ने, ठीक है। इन्होंने ही, रुद्रमा देवी शायद मूवी भी है, आप देख सकते हैं, रुद्रमा देवी एक मूवी भी है साउथ इंडियन। हाँ, उन्होंने अपने आप को पुरुष कह करके छिपाया था, ठीक है। काकतीय वंश की थी ये। मध्यकाल में रानी दिद्दा किस क्षेत्र की शासिका थी? क्वेश्चन नंबर 13। शिखा सिंह राजपूत, वेलकम। 56% आंसर आ रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन डी, कश्मीर, रानी दिद्दा।
कश्मीर की महिला शासिका थी। और ये रानी दिद्दा जो है, इनका नाम दीदी, बड़ी बहन होता है ना, दीदी का मतलब बड़ी बहन, तो दीदी से निकाला गया है। ठीक है, तो जैसे अभी हम लोग प्यार से जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं, वेस्ट बंगाल की जो जनता है, वो ममता बनर्जी जी को दीदी बोलते हैं, है ना, बहन जी या दीदी। बहन जी शायद बोला जाता है इनको, उत्तर प्रदेश की हैं मायावती जी, उनको। और दीदी बोला जाता है ममता दीदी को। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि प्रजा जो है, प्रजा की प्रिय होंगी, इसलिए इनको दीदी या दिद्दा लोग बोलते थे। ठीक है, शेरशाह ने निम्न में से किन युद्धों में हुमायूं को पराजित किया? क्वेश्चन नंबर 14। बहुत बढ़िया। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, और हुमायूं को बुरी तरह से इसमें हारना पड़ा था। शेर खां या शेरशाह, इसने इस युद्ध के बाद अपने को सुल्तान घोषित किया था। चौसा के युद्ध के बाद ही शेरशाह ने अपने आप को सुल्तान घोषित किया था, है ना। और शेरशाह की उपाधि भी धारण की थी, शेरशाह की उपाधि भी धारण की थी इसने। और इसने बंगाल पर भी कब्जा कर लिया था, और बंगाल पर भी कब्जा कर लिया था, और मुगलों को बिल्कुल भारत से ही निकालना चाह रहा था, समूल नष्ट करना चाह रहा था। और फिर ये कनौज पहुंच गया था। इसके बाद बिलग्राम या कनौज का युद्ध हुआ था, ये 1540 में हुआ था। ठीक है, 1540 में ये युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच में। शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। आंसर कीजिए अच्छे से। 80%, बहुत बढ़िया। नंदिनी सुमन वेलकम, रूपा ठाकुर वेलकम। देख लीजिए, विपुल पहले पे, दूसरे पे आदित्य खत्री, तीसरे पे आदर्श राज। इतना बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग एनसीईआरटी में, बहुत ही बढ़िया। देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। शेरशाह सूरी ने प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी के तरीकों को अपनाकर अपने साम्राज्य को मजबूती प्रदान की। मुगल सम्राट अकबर ने शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। ठीक है, तो ए और बी दोनों जो है इसके संदर्भ में बिल्कुल सही है। ठीक है, इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? नहीं नहीं नहीं, सबका वेलकम करता हूं प्रिया, नाम से नहीं करता। ठीक है, क्योंकि उस समय स्क्रॉल फास्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 16। 78%, बहुत बढ़िया।
देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन बी, मोरक्को। ठीक है, मोरक्को 14वीं सदी में ये आया था भारत। मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आज लगता है आप लोग अच्छे से नहीं पढ़े है ना। कौन गलत है ये पूछा जा रहा है। जो पढ़ कर आए होंगे वो तो अच्छा करेंगे आंसर। डन। विपुल, शुभम, राजशेखर वेलकम। अच्छा, नेट नहीं चल रहा। ठीक है, आज मैं अनअकैडमी से बात करूंगा, कुछ प्रॉब्लम भी है शायद। देखिए, इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन असत्य है, गलत कौन है, तो इनमें से कोई गलत नहीं है, ये दोनों बिल्कुल ठीक है। मुगल दो महान शासकों के वंशज थे, दो शासक के वंशज से ये। ठीक है, माता की ओर से, यहाँ पे लिखा हुआ है, मुगल माता की ओर से चीन के तांग राजवंश से थे तथा पिता की ओर से ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल ठीक है मुगलों के बारे में। हर्ष रॉय, मणिकांत कुमार वेलकम। अच्छा, ठीक है, पढ़ने का टाइम देंगे जो बड़ा ऑप्शन होगा। इसके बाद है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गलत कथन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ लीजिए अच्छे से। हो गया? अब देता हूं पोल। स्कोर देख लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन ए, मुगल अपने को मंगोल कहलाना पसंद करते थे। ये गलत है। देखिए, मुगल अपने को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करवाते थे, क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। तो इसलिए ये चाहते थे कि मतलब मंगोल कहलवाना ये पसंद नहीं करते थे। ठीक है, बाकी बी सी ये दोनों ठीक हैं। स्मिथ रॉय वेलकम। 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुए पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने कौन कौन से क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाया? क्वेश्चन नंबर 19। टोटल 31 क्वेश्चन है आज। ठीक है, और आप लोग अंतिम तक रहिएगा, कुछ 2 मिनट आपसे बातें भी करूंगा आज। सिक्सटी परसेंट। देखिए, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे एनसीईआरटी में आप लोग करते हैं 50% से ऊपर ही आंसर करते हैं। सिराज अंसारी वेलकम। इसका सही आंसर है दिल्ली और आगरा, ऑप्शन बी। देखिए, ये पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, और 1500
26 में ये हुआ था। ठीक है, और इसी युद्ध के बाद बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित किया था। और बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे यहाँ पे भारत में। खुर्रम किसका बेटा था? क्वेश्चन नंबर 20। पोल ही नहीं आ रहा है फराइलियास। अच्छा, पोल नहीं आ रहा है तो आंसर देखिए। ठीक है, आप लोग 2 सिम रखिए। एक ज्यादातर लोग जियो रखते हैं, एक और कोई नेटवर्क रखिए। नवीन कुमार वेलकम। डेजी कुमारी वेलकम। अच्छा, वाईफाई है फिर भी। अच्छा अच्छा, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जहांगीर। देखिए, अगर ऐसा हो रहा है आप लोगों को तो एक बार फिर से कट कीजिए ऐप को और फिर से जो है ऐप को स्टार्ट करके देखिए आ रहा है क्या। जहांगीर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, खुर्रम, राजकुमार खुर्रम जहांगीर का बेटा था, जो बाद में शाहजहां कहलाया था, है ना, शाहजहां कहलाया था। और इसने जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में विद्रोह किया था। और जहांगीर की पत्नी कौन थी? नूरजहां। नूरजहां। नूरजहां से शाहजहां को हाशिए पर ढकेलने का प्रयास किया था, जो असफल रहा था। शाहजहां को अंतिम दिनों में किस जगह कैद कर दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 21। एमडी दानिश वेलकम। आप लोगों को जो भी लड़कियां हैं यहाँ पे, आप लोगों को कोई अब प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है? कॉल, मैसेज, पर्सनल अगर आ रहा होगा तो सब लोग यहाँ पे उस नंबर को सार्वजनिक करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर ऑप्शन बी, आगरा। ठीक है, आगरा। सोनू वेलकम, अभी से भी रहिए सोनू अंतिम तक। आगरा इसका राइट आंसर होगा। देखिए, शाहजहां जब बीमार पड़ा था तो शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद उसने दारा शिकोह को शासक नियुक्त किया था और कहा कि मेरी अनुपस्थिति में दारा शिकोह ही, दारा शिकोह, ठीक है, दारा शिकोह ही शासन का संचालन करेगा। बाद में उसे प्रत्यक्ष रूप से उत्तराधिकारी भी दारा शिकोह को घोषित कर दिया। इस घोषणा को विधिवत रूप से घोषित नहीं की गई थी। इस कारण से शाहजहां का जो पुत्र था, इनके बीच में, पुत्रों के बीच में उत्तराधिकारी के लिए, सीट के लिए संघर्ष हो गया, झगड़े शुरू हो गए। इससे औरंगजेब की विजय हुई। औरंगजेब की विजय हुई। ठीक है, औरंगजेब जीता और उसने दारा सिकोह समेत कई भाइयों को मार दिया था औरंगजेब ने, और शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया था। औरंगजेब के किस पुत्र ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिससे जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला? क्वेश्चन नंबर 22 बोल दे रहा हूं। हम्म
हाँ, 3 भाइयों को मार दिया था और दारा सिकोह को भी इसने मारा था। बहुत बढ़िया। आप लोग ऐसे लिखते हैं तो मुझे लगता है कि बिल्कुल अच्छे से बुक को पढ़ कर के आए हैं। 49% आंसर कर रहे हैं। हाँ, औरंगजेब का पुत्र था ये। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अकबर। अकबर। इसके बाद है, आज बहुत ही कम है, 200 प्लस स्टूडेंट हैं। 200 के आसपास स्टूडेंट रहे हैं, कभी घट रहे हैं कभी बढ़ रहे हैं। एक बार जब 400 आने लगे थे स्टूडेंट, अब तो आप लोग शेयर भी नहीं करते। दक्षिण के किन 2 राज्यों को औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया? क्वेश्चन नंबर 23। बहुत बढ़िया आदित्य, बहुत बढ़िया। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बीजापुर और गोलकुंडा। बीजापुर की अगर हम लोग बात करें तो बीजापुर 1685 में, है ना, 1685। और गोलकुंडा, गोलकुंडा की अगर बात करें तो 1687। 1687 में गोलकुंडा को अपने राज्य में मिला लिया था और 1685 में बीजापुर को। औरंगजेब की सेना के विरुद्ध किसने छापामार पद्धति शुरू की? क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मराठा शासक शिवाजी। ठीक है, मराठा शासक शिवाजी, इन्होंने छापामार पद्धति से युद्ध की शुरुआत की थी। सुबोध कुमार, वेलकम। निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? पढ़ लीजिए अच्छे से, पहले तीनों चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए अच्छे से। 25। चलिए, अभिलाषा कुमारी, लेट हो गई अभिलाषा, 1 बजे आ जाए कीजिए। खुशबू, आप भी लेट हो गई। स्कोर चेक कर लीजिए। आदर्श पहले पे, दूसरे पे शुभम और तीसरे पे आदित्य खत्री। 25-25 क्वेश्चन के साथ तो टॉप 10 स्टूडेंट जो भी मुझे नजर आ रहे हैं सभी बराबरी पे हैं। बहुत बढ़िया। 25 का सही जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। मनसबदार शब्द का मतलब ऐसे लोगों से होता था, ऐसे व्यक्तियों से होता था जिन्हें कोई सरकारी पद, ठीक है, सरकारी पद या हैसियत मिलती है।
हैसियत मिलती है, ठीक है। और इनकी नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर ही नहीं होती थी। यहाँ पे था मनसबदारों की नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर की जाती थी, ये गलत है। केवल योग्यता पर ही नहीं की जाती थी, ठीक है। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि को के रूप में पाते थे, ठीक है। अपना वेतन इनको कैसे मिलेगा? राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में। ये भूमि जो है इनको वेतन के रूप में मिलेगा इनको, ठीक है। ऋषिकेश चौहान वेलकम, ऋषिकेश, मोहम्मद इम्तियाज, रुद्रराज, आप लोग लेट हो गए बहुत ज्यादा, 1 बजे आ जाया कीजिए आप लोग। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 26, अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके बाद आंसर कीजिएगा। अच्छे से पढ़ने के बाद आंसर कीजिएगा, सभी ऑप्शन पढ़ लीजिए। हो गया? मुकुंद कुमार, आप भी लेट हो गए। जो लोग पढ़कर आए हैं 22% सही आंसर कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही है। अच्छा रंजित जी, देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। मनसबदारी मुगलों के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको बता देता हूं कि पद और वेतन, पद एवं वेतन अगर आप पढ़कर आते तो बिल्कुल क्लियर हो जाता, ठीक है। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर थी, जात की संख्या पर निर्भर थी। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पे था सवार पद की संख्या जितनी अधिक होती थी, प्रतिष्ठा एवं वेतन भी उतना ही अधिक होता था। नहीं, जात की संख्या, ठीक है। सवार पद जो है, सवार पद के द्वारा मनसबदारों के द्वारा रखे जाने वाले घोड़े और घुड़सवारों की संख्या तय होती थी, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है, और ये भी गलत है। अब समझ में आया? 9 PM कौन सा रंजित जी? 9 PM तो चल रहा है रंजित जी क्लास, अभी ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है। ज्योग्राफी का 9 PM क्लास चल रहा है जेपीएससी में, है ना। मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? क्वेश्चन नंबर 27। हाँ, ज्योग्राफी प्लस में है। आप लोग प्लस में अगर आना चाहते हैं तो रेफरल कोड प्लीज मेरा ही यूज कीजिएगा, अभिमन्यु, ये कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, 10% डिस्काउंट भी मिलेगा और मुझे भी कुछ क्रेडिट मिल जाएगा अनअकैडमी में, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे नंबर 8873415727, इस नंबर पे मुझे मैसेज कीजिएगा। देख लीजिए स्कोर। देखिए 27 का सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। किसी क्षेत्र के स्थानीय सरदारों के लिए जो राजस्व इकट्ठा करता था, ठीक है, किसी ग्राम के मुखिया के लिए जो राजस्व एकत्रित करता था। मुखिया के लिए भी जमींदार शब्द यूज किया गया और सरदारों के लिए भी। अब ये क्या करते थे कि राजस्व इकट्ठा करते थे, रेवेन्यू इकट्ठा करते थे। गांव में मुखिया लोग और स्थानीय जो सरदार होते थे वो राजस्व इकट्ठा करते थे। क्वेश्चन नंबर 28,
अकबर के शासनकाल के इतिहास से संबंधित विवरण निम्नलिखित में से किस पुस्तक में मिलता है? 28। कल का टॉपिक लास्ट होने दीजिए वीडियो, इसके बाद बताऊंगा। और जो भी लोग चैप्टर और टॉपिक पूछेंगे कल का, तो उनको नहीं बताया जाएगा व्हाट्सएप पर, ठीक है? व्हाट्सएप पर उनको नहीं बताया जाएगा। मनीष श्रीवास्तव, ये मेरा नंबर नहीं है, आप ये क्या नंबर दे रहे हैं? ये मेरा नंबर नहीं है, ये मेरा नंबर है 8873415727, ठीक है? ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, ठीक है? देखिए क्वेश्चन नंबर 28, इसका सही आंसर है अकबरनामा। बताइए अकबरनामा की रचना किसने की? तपेश वेलकम, समय से आ जाया कीजिए तपेश। यस, अबुल फजल है ना, अबुल फजल। अकबर के द्वारा इबादत खाने का निर्माण किस शहर में कराया गया था? क्वेश्चन नंबर 29। रैंकिंग, ठीक है, देख लीजिए। मुकेश ठाकुर वेलकम। मुकेश टाइम से आ जाया कीजिए, 1 बजे क्लास शुरू होता है, देख लीजिए, ठीक है? मुझे भी टॉप 10 ही दिखता है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर ऑप्शन डी, फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी में इसने इबादत खाने का निर्माण करवाया था। इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं। अकबर के सुलह कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद किसने की? क्वेश्चन नंबर 30। %66, 64% आंसर आ रहा है। देखिए इसका सही आंसर है अबुल फजल, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन, मुगल काल में जब्त शब्द किस ओर इंगित करता है? और आप लोग इस क्वेश्चन करने के बाद अभी जाएंगे नहीं, 1-2 मिनट रुकेंगे। जो भी लोग लेट आ रहे हैं, याद रखिएगा कल से 1 बजे बिल्कुल आ जाना है, एनसीईआरटी मिस नहीं करना है हम लोगों को।
स्कोर देख लीजिए आप लोग अपना एक बार। देखिए इसका सही आंसर है 31 का ऑप्शन सी, राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को जब्त कहा गया है ना। तो अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 12 महीने का या 24 महीने का लीजिए आप लोग, और हमारा रेफरल कोड अभिमन्यु ABHIMANYU इसी का इस्तेमाल करना है आप लोगों को, ठीक है। और एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, कल का जो टॉपिक होगा, ठीक है, 2 चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक तो 5 और एक 6, चैप्टर नंबर 5 और 6 पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्लास 7 का। और जिनको भी एनसीईआरटी बुक नहीं मिल रहा है, ऐप है IAS PSC सॉल्यूशन, इस ऐप में चाहिए एनसीईआरटी बुक, और ये सब जितना जो PDF है आज अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है, सारा कुछ वहीं पे मिलेगा। तो आप लोग जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप को, कल वाला भी मिल जाएगा, हाँ कल वाला भी मिलेगा, और जिनको भी सब्सक्रिप्शन लेना होगा वो ले लेंगे। और प्लीज आप लोग थोड़ा सा शेयर जरूर कर दिया कीजिए क्लास को, अगर पहले आप लोगों को लिंक मिल जाता है तो। ठीक है, अगर देख लूंगा मैं, अगर चैप्टर बड़ा होगा तो मैं एक, ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में हम लोग, ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं फिर, और आपको मैसेज करके बता दिया जाएगा फिर जितना चैप्टर होगा। फिलहाल आप लोग 2 चैप्टर की तैयारी कर लीजिएगा, चैप्टर नंबर 5 एंड 6 क्लास 7 का, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 और 6 पढ़ लीजिएगा क्लास 7 का, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। व्हाट्सएप अगर ज्वाइन करना है तो मेरे नंबर 8873415727 इस पे लिख दीजिएगा, ज्वाइन स्पेशल क्लास, आपको ऐड कर लिया जाएगा, ओके।